डोमिसाइल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ नौकरियां लेने के लिए और स्कॉलरशिप के लिए है। आज के दिन में ये क्लैरिफिकेशन होगी कि डोमिसिलरी का इस्तेमाल जो है वो लैंड की ओनरशिप में नहीं होगा। तो इसमें महाराजा जी का कानून को चेंज कहाँ किया? आज तो महाराजा जी ने जो ड्रीम देखा था हमने उसको पूरा किया। ये आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर मत जाइए। मुझे लगता है कि दिवाली के दिन पे ये अच्छा तोहफा है लोगों के लिए। आपको 4G चाहिए या इंसानों की या ऑनेस्ट आदमियों की या इनोसेंट आदमियों की ज़िंदगी चाहिए? कि 4G जब उसको रेस्टोर होना चाहिए तब वो रेस्टोर हो जाए। आज के दिन में चाहे वो कोविड-19 की प्रॉब्लम हो, बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने लोगों के बीच में काम किया? किसने लोगों को राहत दिलाई? कौन लोगों के साथ खड़ी रही कोविड-19 के चलते हुए? केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के जमीन के कानून पर जारी नोटिफिकेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कश्मीर समाचार में। नमस्कार सर, केंद्र सरकार द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर में जगह खरीद सकता है और इसके लिए डोमिसाइल या PRC की भी जरूरत नहीं है। सर, जनता जानना चाहती है कि पहले डोमिसाइल बनवाए गए और अब ये कानून, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, कानून बनाने की जो प्रक्रिया जो है 5 अगस्त 2019 से शुरू हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरफ से लागू हुआ और कानून जो है उसके लिए जैसा आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। पार्लियामेंट ने वो पावर दी है। तो इसमें कानून जो है लगातार 1 साल से पिछले से प्रक्रिया जो है वो चल रही है कानून बनाने की। डोमिसाइल का जो कानून बनाया था उसी टाइम पे साफ था उसमें कि डोमिसाइल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ नौकरियां लेने के लिए और स्कॉलरशिप के लिए है। डोमिसाइल का इस्तेमाल कहीं और नहीं था, लेकिन लोगों को उन्होंने खुद ही अटकलें इस चीज़ के ऊपर लगा दी कि शायद डोमिसाइल का जो है वो आने वाले कोई लैंड के ऊपर भी जो है, लैंड ओनरशिप के ऊपर या लैंड ट्रांसफ़र के ऊपर भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी कोई बात थी नहीं। जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और 35 से ख़त्म हुआ तभी क्लियर हो गया था कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और लैंड की ओनरशिप जो है वो किसी को भी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के बाहर का आदमी कोई भी जगह अगर खरीदना चाहता था जम्मू कश्मीर में तो ये 370 और 35 के खत्म होने के बाद की ही सिचुएशन थी। आज के दिन में कोई इसमें चेंज नहीं आई है। आज के दिन में ये क्लैरिफिकेशन होगी कि डोमिसिलरी का इस्तेमाल जो है वो लैंड की ओनरशिप में नहीं होगा। अब जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड अगर आप देखेंगे तो वो बन गई। एक एग्रीकल्चर लैंड होगी, एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लैंड होगी। जहां तक तो एग्रीकल्चर लैंड की बात है उसमें जो नया प्रावधान आया है उसमें यह है कि एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीद सकता है और एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन जो है उसमें दिया गया है कि वो आदमी जो एग्रीकल्चर करता है जम्मू कश्मीर स्टेट में उस तारीख को जो कि अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करनी है। तो ये समझ के चलिए कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का हक उन्हीं लोगों को होगा जो कि एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आएंगे और ये जम्मू कश्मीर के लोग ही होंगे, क्योंकि वो एक मखसूस डेट को अगर एग्रीकल्चर कर रहे होंगे जम्मू कश्मीर में तो वही नागरिक होंगे जो जम्मू कश्मीर के लोकल नागरिक हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चरिस्ट को मिलेगी विद इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें प्रावधान ये भी है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को बेचना चाहते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लिहाजा लेकिन किसी भी केस में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए लोगों को या जो डोमिसिलरी कंसेप्ट के साथ जम्मू कश्मीर में आए हैं उनको इस प्रावधान के हिसाब से नहीं मिलेगी। लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खुली है हर किसी के लिए। ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, शहरों में हो सकती है, गाँव में भी हो सकती है, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसको खरीदने का हक जो है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को होगा। कोई भी आदमी आके यहाँ पे जगह जो है वो खरीद सकता है। मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी रियल एस्टेट को यहाँ पे ग्रो करने के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो बड़ी आनी चाहिए, हाउसिंग के ऊपर आनी चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आनी चाहिए, वो हो सकती है। तीसरी कैटेगरी जो है वो इंडस्ट्रियल लैंड की है। इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो भी कोई भी खरीद सकता है। अब वो इंडस्ट्रियल लैंड जो है नए प्रावधान के हिसाब से इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है उसकी तकसीम करेंगी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई
जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी बाहर की जो इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो यहाँ पे आके इंडस्ट्रियल लैंड खरीद सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ में इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कंट्रैक्ट फार्मिंग की पॉसिबिलिटी भी अब हो गई है, कि कंट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रावधान है कि जगह जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कंट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दी जा सकती है। जी सर, एक तरफ तो कल यानी 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया गया। जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विलय दिवस पर महाराजा हरि सिंह को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज केंद्र में बैठी उसी भाजपा सरकार ने महाराजा की नीतियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखिए, महाराजा ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था तो यही सोच के किया था। महाराजा जी ने जब विलय किया था तो यही सोचा था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा जैसे जब भारत की कोई भी और बाकी स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मिली थी। तो आज तो महाराजा जी ने जो ड्रीम देखा था हमने उसको पूरा किया। आज जम्मू कश्मीर में भी वही प्रावधान है जो पंजाब में है, जो हरियाणा में है, जो मध्य प्रदेश में है, जो केरला में है। तो इसमें महाराजा जी का कानून को चेंज कहाँ किया? जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो रही हैं। अब वो चीज़ तो वही हुई कि सारे के सारे प्रावधान जैसे बाकी देश में अप्लाई करते हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को पिछले 70 साल से अगर तरक्की नहीं मिली है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई हैं, यहाँ पे नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट नहीं हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आज की नोटिफिकेशन के बाद ये रास्ते खुल गए कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर से आएंगी, नौकरियाँ भी बाहर अपने बच्चों के लिए खुलेंगी बाहर वाली इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी जम्मू कश्मीर में जो कभी हुई नहीं। सर, सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से ऐसे दिवाली गिफ्ट की आशा तो बिल्कुल नहीं थी। क्या बिहार इलेक्शन के चलते ये महज एक इलेक्शन स्टंट है? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोगों को जो है इससे कोई परेशानी होगी। ये आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर मत जाइए। वो पॉलिटिकल पार्टी जो 70 सालों से जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ था कुछ राजनीतिक फैमिलीज के अंडर, उनकी बयानबाजी पे मत जाइए। ये प्रावधान जो नए हुए हैं इससे ग्रोथ होगी, इससे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर 70% से ज़्यादा जिसका फाइनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर आता है। हमारी अपनी रेवेन्यू की जनरेशन 30% है। हमारी रेवेन्यू की जनरेशन उतनी है कि जिससे हम शायद जो हमारे नौकरी करने वाले हैं उनको तनख्वाह भी नहीं दे सकते। हम तो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे को सेंटर पैसा देगी तो हमारा काम चलेगा। ये इसीलिए हुआ कि इस तरह के प्रावधान यहाँ पे रखे गए थे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे काम नहीं कर सके, बाहर के लोग इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सके, बाहर के लोग यहाँ पे हाउसिंग और रियल एस्टेट में प्रोविजंस नहीं क्रिएट कर सके, नौकरियाँ नहीं क्रिएट कर सके। मुझे लगता है कि दिवाली के दिन पे ये अच्छा तोहफा है लोगों के लिए। इससे आप इस दिवाली पे इसका स्वागत करिए और अगली दिवाली पे देखिए कि इसका इफेक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या होगा। आने वाले 1 साल में यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है वो डिसाइड करेगा कि ये फैसला जो है इसका लोगों को कितना फायदा गया और कितना नुकसान गया। जी सर, 1 साल से भी ज्यादा हो गया 370 को हटे हुए। उस समय तो विकास के बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन बाकी विकास तो छोड़िए, अभी तक हमारे पास 4G भी नहीं आया। जम्मू कश्मीर को 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया बिना 4G के। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि टूरिस्ट वहां जाना पसंद करते हैं जहां अच्छा मोबाइल नेटवर्क और अच्छी इंटरनेट सुविधा हो, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 4G ही नहीं है। आप 4G जब भी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो मीडिया भी इसके बारे में, और जो कुछ लोग बाकी भी हैं वो भी इसके बारे में, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इसको ले दे के 4G पे आ जाते हैं। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आपको 4G चाहिए या इंसानों की या ऑनेस्ट आदमियों की या इनोसेंट आदमियों की ज़िंदगी चाहिए। आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि 4G जो है वो आम जनमानस की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा अच्छा है, तो फिर ठीक है, फिर 4G लाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ का फैसला करना जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं ये उनके ऊपर छोड़िए, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं ये उनके ऊपर छोड़िए कि 4G जम्मू कश्मीर में कब पूरे का पूरा देना है। जो फैसला कर रहे हैं उनकी ईमानदारी के ऊपर शक मत करो, उनको कोई फ़ायदा नहीं है इससे। 4G आने के लिए हालात ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल होने ज़रूरी हैं। अगर आप आज 4G छोड़ देते हो और मिलिटेंसी दोबारा सामने आ जाती है तो
ऐसे हालात किसी को भी जो है वो, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हिंदुस्तानी को ये मंजूर होगा कि जो शांति इतने सेक्रीफाइसेस के बाद हुई है वो सिर्फ इसलिए उस शांति को ख़त्म कर दिया जाए कि हमारे को 4G नहीं आने से इनकन्वीनियंस हो रही है। लगता है कि 4G का इंतज़ार हमारे को भी है। 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G सर्विसेज शुरू हुई हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हालात को बिगाड़ने की कोशिश कितनी तेज़ी से हुई। अब महबूबा जी ने तिरंगे के ऊपर विवाद करने की कोशिश की, गुपकार डिक्लेरेशन होती है जिससे कोशिश की जाती है कि दोबारा जो है वो अशांति की तरफ जो है वो शांति से बढ़ा जाए। तो कुल मिला के हालात जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जानबूझ के ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 4G को रिस्टोर करना जो है उसमें ये सारे हालात देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 4G जब उसको रिस्टोर होना चाहिए तब वो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन शांति जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है 4G लाने से। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। सर, जिस तरह के मौजूदा हालात अभी बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आप सोशल मीडिया पर देखिए, कहीं भी देखिए, लोगों में, यूथ में खासकर भाजपा के खिलाफ काफी गुस्सा है। क्या ये सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में भाजपा कमजोर पड़ गई है? देखिए, आप अगर कल ही के इलेक्शन का रिजल्ट देखें ले में, तो बड़ी बात थी। बड़े लोगों ने कहा जी बीजेपी से लोग नाखुश हैं, ले वाले नाखुश हैं, यहाँ पे एजिटेशंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन जो बयानबाजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की और जो ग्राउंड रियलिटी है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। पिछले तकरीबन 2 साल से और खासकर 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद ग्राउंड के ऊपर जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना किसी पार्टी ने नहीं किया। अब वो चाहे आयुष्मान भारत के अंडर काम करने की बात हो या बाकी जो सुख सुविधाएं जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई, जो स्कीम्स आई हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर ही लोगों के बीच में बैठ के काम कर रहा है। ये जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं रहे, तो इसलिए बयानबाजी के लिए जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जो है वो दिखता नहीं है। ग्राउंड पे नहीं दिखता है तो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट, अभी डीडीसी के इलेक्शन आने वाले हैं, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होंगे तो आप लोगों को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं। आज के दिन में चाहे वो कोविड-19 की प्रॉब्लम हो, बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने लोगों के बीच में काम किया, किसने लोगों को राहत दिलाई, कौन लोगों के साथ खड़ी रही कोविड-19 के चलते हुए। तो ये कहना कि लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो भटकाने वाली स्टेटमेंट्स है, ये उनके ऊपर बिलीव करना या उनके ऊपर रिएक्ट करने की बात है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जो है वो असर है और वो असर आने वाले दिनों में इलेक्शन प्रोसेस में दिखेगा। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी, जिनसे हमने केंद्र सरकार द्वारा आज जारी नोटिफिकेशन पर बातचीत की। और इनका कहना है कि डोमिसाइल तो कभी जमीन खरीदने जैसे कार्यों के लिए था ही नहीं। डोमिसाइल सिर्फ सरकारी नौकरी और स्कॉलरशिप के लिए था और इस बात को केंद्र सरकार के आज के नोटिफिकेशन ने स्पष्ट कर दिया है।